आ गई क्या लाइव? अरे आ गई क्या? हो गया? गुड इवनिंग एवरीवन. एम आई ऑडिबल? क्या हुआ? गुड इवनिंग. ऑडिबल एंड विजिबल? चलिए. मुझे क्यों नहीं दिख रहा स्क्रीन? हम्म. हेलो. हेलो एवरीवन. हेलो हेलो. हाय सक्षम. गुड इवनिंग. हाय अभिज्ञान. गुड इवनिंग. फ्लफी. फ्लफी. आई नॉट कॉल यू आगे वाला. फ्लफी. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग रोहित. हेल्पर एक्टिव. वेरी गुड. वेरी गुड इवनिंग. श्रेयांश. गुड इवनिंग. साक्षी. गुड इवनिंग. ओके. सक्षम. गुड इवनिंग. विच केम बुक्स टू फॉलो फॉर NECJS? बेटा NCERT फॉलो करनी है. NCERT फॉलो करनी है और NCERT को जो मटेरियल सपोर्ट करे वो आप रीड कर सकते हैं इन केस आपको NCERT समझने में दिक्कत आ रही है. मैं यहाँ पे जो समझा रही हूँ, देखिए ये बात मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ कि ये जो अपना टारगेट एग्जाम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है. तो और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, राइट. और आप बच्चे हैं या तो क्लास 8th के या क्लास 9th के, तो आपके लिए आपको थोड़ा सा ये लेक्चर्स जो हैं वो 2-2 3-3 बार देखने पड़ेंगे. ठीक है, रिपीटेड आपको देखने पड़ेंगे. जहां आपको दिक्कत आए वहां आप रिपीट करके लेक्चर्स देखिए. एक बार में जरूरी नहीं है आप सारी बातें कैच कर पाएं और सारी बातें एक दूसरे से रिलेट कर पाएं. कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि बच्चे ही हैं, भूल जाते हैं कुछ बातें. ठीक है, तो आगे का कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा हो, सो दैट्स वाई आपको ये करना होगा कि रिपीट करके लेक्चर को देख लें. ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो आप उसको ज़रूर ऐसे करके देखिएगा. चलिए, तो आज कल की क्लास में, लास्ट क्लास में मतलब, हमने कहाँ तक बात करी थी? हमने ग्राफ डिस्कस किया था. NCERT मेरे पास भी है और आपके पास खुल गई होगी. नहीं, NCERT में अंडरलाइन करते चलिए और उन बातों को समझते चलिए जो मैं मार्क करा रही हूँ NCERT में. तो वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ और आप उनको मार्क करते चलिए NCERT में. NCERT एक्चुअली आप, ये क्या हुआ? NCERT एक्चुअली आपको पूरी ही रीड करनी है. ठीक है, NCERT आपको पूरी ही रीड करनी है. NCERT में आपको सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है, NCERT में मैं आपको हर एक चीज बताती जा रही हूँ. कल किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि ग्राफ एक्सप्लेन कर दें और कल शायद टाइम खत्म हो गया था, मैंने उसके बाद वो कमेंट देखा था. ठीक है, तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं, ग्राफ एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक, ऑल सेट. NCERTs ले आए, NCERT ले आए, ऑल सेट. सब ले आए NCERT. जल्दी से NCERT ले आओ बेटा. NCERT रखनी है अभी, जब तक ये वाला टॉपिक चल रहा है तब तक NCERT रखनी है. NCERT तो खैर चाहिए चाहिए आपको, राइट. वो तो रिकमेंडेड बुक है, वो साथ में रख के बैठा करिए. गला खराब है. और राइट, लास्ट क्लास में मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि ये ग्राफ एक्सप्लेन कर दें. आप देखो यहाँ पे किस चीज का ग्राफ है? वेपर प्रेशर का ग्राफ है. तो मैंने आपको ये ग्राफ यहाँ पर भी बना के दिखाया था. आ जाओ भाई, ये रहा, है ना. ये सेम ग्राफ यहाँ NCERT में दिया गया और मैंने आपसे कहा था जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम. अब इस बात का क्या मतलब था? अब देखो यहाँ पे ये टेम्परेचर है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस. ये 0 डिग्री सेल्सियस पे एक लिक्विड है डाइएथाइल ईथर, इसका वेपर प्रेशर है 200.
ठीक है, इसका वेपर प्रेशर है 200, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जिस वक्त बाकी का वेपर प्रेशर इतना है, इतना है, इतना है, किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 60 से भी कम है, कार्बन और ये इथाइल अल्कोहल का और कम है, और वाटर का 0 है, ठीक है, इन सब का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे इस तरीके से है। तो इस समय एट 0 डिग्री सेल्सियस भी इसके 200 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वेपर प्रेशर है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका इवेपोरेशन हो चुका है। इसका मतलब ये भी है कि इसको कम एनर्जी चाहिए थी इवेपोरेट होने के लिए। इसका मतलब ये भी है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है डाईइथाइल ईथर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए उसके पार्टिकल्स ने जल्दी से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब करके 0 डिग्री सेल्सियस पे भी, इतना कम है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे भी उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब करके यहाँ पे कुछ वेपर्स फॉर्म कर दी हैं। ऑलराइट, तो अब जब ऑलरेडी वो वेपर्स बना चुका है तो बॉयल किस पे हो रहा है? आप देखो यहाँ पे 308 केल्विन, अगर इसको यहाँ से एक्सटेंड करें तो ये करीब करीब 308 केल्विन पे आ रहा है, ठीक है। 308 केल्विन का मतलब 300 केल्विन यानी 300 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा 308 केल्विन, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखो रूम टेम्परेचर पे आते ही ये लिक्विड बॉयल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत कम एनर्जी की जरूरत है। वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब बाकी लिक्विड्स की कोई वेपर्स नहीं उठ रही थी तभी इसकी 200 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर लगाने वाली वेपर्स उठ चुकी थी, ठीक है। तो वेपर प्रेशर, इसीलिए जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है यानी कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, राइट। कम एनर्जी लगेगी उन वेपर्स को बॉइलिंग पॉइंट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचीव करने में, राइट। तो यहाँ पे इसी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जिसने भी पूछा था पिछली क्लास में, चैट में था तो वो मैं देख नहीं पाई कौन था। धीमांत, हेलो धीमांत। श्रेयांश, टुडेज टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट, नहीं, पहले ये कंप्लीट करके फिर हम जाएंगे। यस, इसके बाद बस ये हमको छोटा सा 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं फटाफट, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। इसके बाद हम सीधे एटॉमिक थ्योरी पे आ जाएंगे, ठीक है। देन मैम, आई एम फर्स्ट टाइम हियर, प्लीज गाइड मी फॉर केमिस्ट्री। बेटा वीडियोस फॉलो कर लीजिए, मैंने उसमें इनफ गाइडेंस दे रखा है। अब हम सिर्फ पढ़ने की बात करेंगे, अदरवाइज टाइम निकलेगा, ठीक है। मैम नोट्स आप खुद दे दीजिए मैम तो सफिशिएंट रहेगा। बेटा नोट्स बनाने नहीं, मैंने आपको कहा यहाँ पर है और मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको अपने आप लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो इसके पीपीटीज का पीडीएफ है ये आज शेयर कर दूंगी, ठीक है। पीपीटीज का पीडीएफ वो एक्सप्लेन हो जाएगा। मोल कंसेप्ट जस्ट नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में देखती हूँ, अगर शुरू कर पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में शुरू हो ही जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या है? तो एक हमारे पास लिक्विड है, मान लीजिए एक वेसल है हमारे पास, ठीक है। इस वेसल में हमने कुछ लिक्विड फिल कर रखा है। अब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आप देखो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इन सारे पार्टिकल्स के बीच में है कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन सारे पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप देखो यहाँ पे जो ये पार्टिकल, इसके ऊपर जो पास वाला पार्टिकल है वो इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इधर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और इधर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यानी कि जो इसके आसपास वाले पार्टिकल्स हैं वो सब तरफ से इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे कि नहीं लगा रहे होंगे, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके ऊपर आसपास के सब तरफ से कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इधर से और इधर से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं उसका कुछ इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है, सरफेस पे जो पार्टिकल है उसके ऊपर सिर्फ नीचे की तरफ से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। सिर्फ नीचे वाले पार्टिकल्स, ऊपर की लेयर पे जो पार्टिकल्स हैं सिर्फ नीचे वाले पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैंसिल आउट करने के लिए कोई ऊपर से फोर्स नहीं लग रहा है। आप यहां देखो अगेन, वंस अगेन, बीच में जो पार्टिकल है, बल्क में जो पार्टिकल है, उसके ऊपर चारों डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है।
लेकिन जो ऊपर सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, उन सरफेस वाले पार्टिकल्स के ऊपर जो उन सरफेस वाले पार्टिकल्स के ऊपर सिर्फ बल्क वाले मॉलिक्यूल्स उनको नीचे से खींच रहे हैं, ठीक है। तो या तो साइड वाइज खींच रहा है या फिर नीचे से खींच रहा है, बस यही दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं। ऊपर या साइड में और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जो इस इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सके। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप अंदर ऐसे कुछ चीज को खींचते हैं तो क्या होता है, वो स्ट्रेच हो जाती है। यस, तो यहाँ पे ऐसा ही इफेक्ट आता है। इस इंटरनल जो अंदर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है उसकी वजह से ऐसा ही इफेक्ट आता है कि ऐसा लगता है कि ऊपर की लेयर जो है वो खिंच गई है, एंड दैट इज व्हाट इज सरफेस टेंशन, राइट, स्ट्रेचिंग अप ऑफ दैट अपर लेयर, सरफेस वाली लेयर। और यही कारण होता है कि जो अपर लेयर है वो कम से कम वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कम से कम वॉल्यूम घेरने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हम इसको। Surface tension. It is well known fact that liquids assume the shape of the container. Why is it then small droplets of mercury form spherical beads instead of spreading on the surface? ये beads क्यों बन रहे हैं? जो ड्रॉप बनाने की टेंडेंसी है, जो लिक्विड्स की ड्रॉप बनाने की टेंडेंसी है, क्यों है? लिक्विड्स के ड्रॉप बनाने की टेंडेंसी क्यों है? इसलिए क्योंकि उसके ऊपर जब फोर्स एक्ट करता है, उसके ऊपर जब प्रेशर एक्ट करता है, तो वो मिनिमम सरफेस एरिया कैरी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वॉल्यूम जो है वो कम से कम सरफेस एरिया में आने की कोशिश करती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा सरफेस टेंशन। देखो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा सरफेस टेंशन, राइट। तो लिक्विड क्या करता है, सरफेस टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए कम से कम वॉल्यूम, सबसे कम वॉल्यूम किसकी होती है, एक गिवन वॉल्यूम में सरफेस एरिया सबसे कम किसमें होता है, स्फेरिकल। तो ड्रॉपलेट जो है वो हमेशा आपको, ड्रॉपलेट जो है वो वाटर जो है वो हमेशा ड्रॉप बना लेता है, ठीक है। तो ड्रॉप क्यों, और जो ड्रॉप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ड्रॉप ऑफ वाटर कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है। तो लिक्विड्स हमेशा ड्रॉप या स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करते हैं टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा सरफेस टेंशन। तो अब यहाँ पे, अब आप देखो, अब यहाँ ग्रेविटी काम करती है, तो हमको जो ड्रॉप दिखती है वो हल्की सी फ्लैटेंड सी दिखती है, ऐसी दिखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेविटी काम कर रही है तो वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी। अदरवाइज अगर हम ड्रॉप देखें जीरो ग्रेविटी में या वैक्यूम में तो वो पूरी स्फेरिकल शेप ले लेती है। तो स्फीयर्स का फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। सो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, क्या हो जाएगा भाई बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्रॉप बन जाएगी। ड्रॉप बनाने की टेंडेंसी, दैट इज सरफेस टेंशन, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया बना लेती है। चलिए अब चलते हैं, हम एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं इसी बात को आपको, ताकि एनसीईआरटी में भी क्लियर हो जाए। व्हाई डू पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एट द बॉटम, why do particles of the soil at the bottom remain separated but they stick together when they are taken out? Why does a liquid fall and rise in the capillary? Capillary action भी डिस्कस करते हैं हम इसमें। All these phenomena are caused due to surface tension. Surface tension की वजह से ये characteristic property है जिसकी वजह से ये होता है। The molecules in the bulk of the liquid experience equal intermolecular forces from all sides. अब देखिएगा आप इसको, a molecule in the bulk of the liquid experiences equal intermolecular forces from all sides, जो मैंने आपको बात एक्सप्लेन करी। The molecule therefore does not experience, कौन सा molecule does not experience any net force? जो बल्क में मॉलिक्यूल है, बीच में जो मॉलिक्यूल है, सरफेस वाले नहीं, बीच वाले मॉलिक्यूल्स, उनके ऊपर नो नेट फोर्स होता है। But for the molecule on the surface of the liquid, but for the molecule on the surface of the liquid, net attractive forces towards the interior of the liquid, उसके ऊपर एक बहुत जोरदार फोर्स लग रहा है जो उसको पार्टिकल को अंदर खींच रहा है, बहुत जोर से। सरफेस पे जो पार्टिकल है उसको बहुत जोर से अंदर एक फोर्स खींच रहा है, ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स बिलो इट। अब किसकी वजह से? जो पार्टिकल्स नीचे हैं उनकी वजह से ये फोर्स है।
सिंस देयर आर नो मॉलिक्यूल्स, अब ऊपर वाला ऊपर कोई है ही नहीं जो उस फोर्स को कैंसिल आउट कर सके, लिक्विड्स टेंड्स टू मिनिमाइज देयर सरफेस, liquids tend to minimize their surface area. The molecules on the surface experience net. Molecules on the surface experience a net downward force and have more energy than the molecules in the bulk, which do not experience any net force. आप समझे बात? जो पार्टिकल्स नीचे खींच के आ रहा है उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स वो जो बल्क में है। तो अब क्या होगा, एनर्जी ज्यादा है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या करेगा, एनर्जी कम करने की कोशिश करेगा। देयरफॉर लिक्विड्स टेंड टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस। तो जितने ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे उतना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा सरफेस टेंशन और उतनी ज्यादा एनर्जी। यानी कि अब अगर पार्टिकल्स सरफेस पे ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा है, इसलिए हम क्या ढूंढ रहे हैं, मिनिमम सरफेस एरिया। हम क्या ढूंढ रहे हैं, एनर्जी कम करने का तरीका। हम क्या ढूंढ रहे हैं, एनर्जी कैसे कम करी जा सकती है, सरफेस एरिया कम कर दो। क्या कर दो, सरफेस एरिया कम कर दो। ठीक, यहाँ पे सरफेस एरिया कम करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही कम कर दिए हमने सरफेस पे से। जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम कर दिए सरफेस पे, तो अब बताओ जितने सरफेस पे पार्टिकल्स उतनी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब कम पार्टिकल्स तो कम एनर्जी बढ़ेगी। सो ये एक तरीका है कि एनर्जी मिनिमम एनर्जी कंडीशन में आया जाए। If surface of the liquid is increased by pulling a molecule from the bulk, attractive forces will have to be overcome. Surface of the liquid is increased. अब क्या है, जैसे देखा नहीं वो बच्चे देखा ना, बच्चे बबल बनाते हैं, बना के देखो जरा। मैं नहीं बना पाऊंगी यूट्यूब पे, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। आप बनाओ, घर में बैठे हो ना, बबल बनाओ। बबल बनाते हो क्या होता है, वो क्या बनाता है, फिल्म बनाता है। आपको अंदर से फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको, बबल को, उस वाटर जो सलाइवा है उसको स्ट्रेच करने, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट उसका वाटर है ना, उसको स्ट्रेच करने के लिए, उसकी फिल्म बनाने के लिए, उसको स्प्रेड आउट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। वो एयर का फोर्स लगा रहे हो, किस लिए, लिक्विड्स, द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड। आप जब बबल बना रहे हो तो उस लिक्विड का सरफेस जो है वो इंक्रीज कर रहे हो, हवा भर रहे हो अंदर, सरफेस इंक्रीज कर रहे हो, उसको स्ट्रेच आउट कर रहे हो। इंक्रीज्ड बाय पुलिंग अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द बल्क। आप बल्क में से, यानी कि बहुत सारे लिक्विड के बीच में से पार्टिकल्स को बाहर की तरफ धक्का दे रहे हो, उन पे फोर्स लगा रहे हो ताकि वो स्प्रेड आउट हो सके, फिल्म फैल सके। पुलिंग अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द बल्क, फ्रॉम द बल्क, अट्रैक्टिव फोर्सेस विल हैव टू बी ओवरकम। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में है, उनको ओवरकम करना पड़ेगा। इसलिए उनके बीच में जो फोर्स है उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस विल रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ दर्द हो रहा है ज्यादा बबल फुलाने में, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी ये आपको फील आनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए। आई कि नहीं आई, क्या हुआ, अरे मैंने देखा ही नहीं, अमन पढ़ा रही थी मैं, इतना सारा मैसेज कर दिया अर्नव ने। मैम आई एम इन क्लास 8th एंड आई हैड ओनली, क्या, एंड आई हैड ओनली दोनों क्लास 8 एंड 9th NCERT or things should to अर्नव बेटा इतना सारा बार लिख दिया। हाँ डोंट वरी, परेशान मत हो। हाँ सुनो, एक तो रोने की जरूरत नहीं है, स्माइल। रिपीट कर रही हूँ, आप थोड़ा सा रोहित थोड़ा सा पीछे जाके आप वीडियो, जब तक मैं अर्नव से बात कर लूँ, आप प्लीज थोड़ा सा पीछे जाके आप वीडियो रिवाइंड करके सुनो, है ना। फिर दिक्कत आ रही है तो फिर वापस इसमें कमेंट में डालो, देन आई विल रिजॉल्व इट। जल्दी से पीछे जाओ और थोड़ा सा सुनो। ओके अर्नव, आपने अभी तक सिर्फ 8th और 9th तक का NCERT कर रखा है, और क्या करूं, 8th और 9th की NCERT कर रखी है, तो 9th और 11th की NCERT रिलेटेड है। 9th से कुछ टॉपिक्स 11th में आएंगे, तो वो उनको हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये 9th की NCERT में एक टॉपिक है आपका सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये उसी का एक्सटेंशन है फ्रॉम क्लास 11th की NCERT। यू नीड टू हैव क्लास 11th NCERT एज वेल। शायद आप आज पहली बार आए हैं, आप पहली बार तो नहीं आए हैं शायद, तो आपको 11th की NCERT चाहिए, और 11th की NCERT भी प्लीज परचेज, 11th एंड 12th दोनों की NCERT प्लीज परचेज कर लीजिएगा। जहां तक भी जो टॉपिक की डेप्थ जाएगी वो हम NCERT लेवल तक हमको करनी है, ठीक है। जेस्टस कल, हेलो, IJSO के लिए
बेटा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी पर एक्स्ट्रा ही तो कर रहे हैं उसकी डेप्थ पकड़ने के लिए, बाकी मैं करवा दूंगी बाय माई सेल्फ। नहीं मैं आप बस अगर आपको यहाँ से ऐसा लगता है कि मुझे एनसीईआरटी रीड को और डिटेल में जाना है, बाकी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी पूरी कवर करा रही हूँ और मैं आपको डिटेल में ही कवर करा रही हूँ, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, बस क्लास 10th की एनसीईआरटी नहीं तो चाहिए होगी भाई, 8, 9, 10 तो चाहिए ना पूरा एनएससी जेएस के लिए। अच्छा जस्ट आप कह रहे हैं कि आईजेएसओ के लिए एनएससी जेएस कंपलसरी है, भैया पहली स्टेज ही एंट्रेंस ही एनएससी जेएस है, पहली स्टेज इसकी एनएससी जेएस है, सेकंड स्टेज में आईएनजेएसओ आएगा और उसके बाद 2 स्टेजेस और भी हैं, फिर आप जाके आपके पास कोई बात नहीं। एनसीईआरटी अर्नब मैं करा रही हूँ, यहाँ पे मैं सारा टॉपिक कवर कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, क्लास 9th की एनसीईआरटी भी नहीं छोड़ूंगी, 10th की भी नहीं छोड़ूंगी। 9th की एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं, और 10th ऑलमोस्ट मतलब जो चैप्टर हमने कर लिया है उसमें, ठीक है। मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर कंप्लीट, सॉरी मैंने आपको इज मैटर अराउंड अस प्योर करा दिया है और मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करा दिया है, ये बस उसका लास्ट पोर्शन चल रहा है, ठीक है। ये खत्म करके हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने 9th की एनसीईआरटी लगभग पूरी खत्म कर देंगे, ठीक है। एक चैप्टर बचेगा दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो तो पूरा कंप्लीट एक चैप्टर ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th का, वो अलग से डील होगा, ठीक है। चलो रोहित क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। नहीं कुछ नहीं पढ़ाया, इनसे बात करी थी इन 2 बच्चों से, ओके। बेटा इसके लिए आप क्या 2008 वाले एनएससी जी, बेटा इसके लिए पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए जा चुके हैं इसी चैनल पे, आप एक बार उनको देखिएगा, इनिशियल वीडियोस जो हैं, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी अपन पढ़ लेते हैं, है ना, ये टाइम डेडिकेटेड है पढ़ने के लिए, निकल जाएगा तो फिर अपने को सिलेबस के लिए बहुत भागना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप प्लीज जैसे वो वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ क्या कह रहे थे, this energy, this will require expenditure of energy. The energy required to increase the surface area of energy, surface area of the liquid by 1 unit is defined as surface energy. चलिए, तो यहाँ पे surface energy की बात हो रही है। surface energy क्या होती है कि surface area बढ़ाने के लिए जो energy required है by 1 unit, 1 unit surface area या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर, आपको जो एक्सक्यूज मी सरफेस एरिया बढ़ाना है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं सरफेस एनर्जी, राइट। चलिए ये रहा, देखिए ये हो गया बल्क का पार्टिकल, ये हो गया सरफेस का पार्टिकल, जो हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले। हाँ, इट्स डायमेंशंस आर जूल्स पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर फिल्म एरिया को एक्सटेंड करने के लिए 1 जूल एनर्जी चाहिए, जूल्स पर मीटर स्क्वायर, मतलब कितनी एनर्जी चाहिए, तो डायमेंशंस क्या हो गए, जूल्स पर मीटर स्क्वायर। हाँ ओके, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड, हाँ अब ये मार्क कर लीजिए होता क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या देंगे, इट्स डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी कि कह रहे हैं कि ये जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ये जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है, इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें नीचे की तरफ, यही तो है, एक लाइन ड्रॉ कर दें। एक मैंने यहां लाइन ड्रॉ करी सरफेस पे और इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो surface tension is defined as the force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid. It is denoted by Greek letter gamma. तो surface tension को यहाँ गामा से डिनोट करने, बस आपको होता क्या है ये जानने की जरूरत है, बाकी इसकी कैलकुलेशंस में हमको नहीं जाना है। ओके, इट हैज डायमेंशंस, आपको इसकी यूनिट्स दी गई हैं किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, and in SI unit is expressed as Newton per meter square. The lowest energy state of the liquid will be, yes ये मार्क करिए, the lowest energy state of the liquid will be when surface area is minimum. जितना बड़ा surface उतने ज्यादा particles, जितने ज्यादा particles उतनी ज्यादा energy, जितनी ज्यादा energy उतना unstable. ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव करना है तो क्या करो, पार्टिकल्स कम करो सरफेस पे। वो कैसे करो, सरफेस एरिया ही कम कर दो। कैसे करो, spherical shape satisfies this condition, that is why mercury drops are spherical in shape. शुरुआत में पूछा गया था आपसे, जब ये टॉपिक शुरू हुआ था तब इन्होंने आपसे सवाल किया था कि सरफेस, ये मर्क्यूरी की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं
स्फेरिकल बीड की तरह क्यों मिलती हैं? अगर कभी मर्क्यूरी थर्मोमीटर आपसे गलती से छूट गया, टूट गया, तो क्या होगा? उसमें जो मर्क्यूरी होता है वो नीचे जमीन पे, अरे जाके आज कर मत देना, मम्मी मारेगी तुम्हें भी और मुझे भी कि थर्मोमीटर तोड़वा दिया, ठीक है? तो थर्मोमीटर टूट के कभी नीचे गिर जाए तो उसका जो मर्क्यूरी होता है वो क्या बनाएगा? एक स्फेरिकल बीड तुरंत दिख जाएगा, स्फेरिकल बीड बना रहा है, ठीक है? कभी ऐसा हुआ हो तो याद करने की कोशिश करें, बाकी करें नहीं इसको तोड़ा ताड़ी, ठीक है? Okay, so mercury drops are spherical in shape. This is the reason that sharp glass edges are heated for making them smooth. ये हो गया इसका एप्लीकेशन, ये हो गया इसका एप्लीकेशन। ग्लास के एजेस जो शार्प होते हैं तो उनको आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, टेबल्स के कॉर्नर्स पे उनको स्मूथ किया जाता है, कर्व किया जाता है। क्या करना पड़ता है उसके लिए? ग्लास को करो मेल्ट, ग्लास मेल्ट होगा, लिक्विड में चेंज होगा और उसके बाद क्या होगा? वो क्या करेगा? वो स्फेरिकल शेप ले लेगा। क्यों? टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया कम, राइट? देन एक तो ये हो गया, एजेस स्मूथ हो जाएंगे। ऑन हीटिंग ग्लास मेल्ट्स ऑन द सरफेस एंड लिक्विड tends to take the rounded shape at the edges which makes the edges smooth. This is called fire polishing of glass. इसको क्या बोलते हैं? फायर पॉलिशिंग। आपने अपने घर में देखा होगा डाइनिंग टेबल्स या जो कांच लगे हैं उनके एंड्स जो है वो स्मूथ होते हैं, मतलब शार्प एजेस नहीं होते कि लग जाए, उसको स्मूदन अप किया जाता है। कैसे? ऐसे हीट करके, सरफेस टेंशन का फायदा उठा के। लिक्विड टेंड्स टू राइज और फॉल इन अ कैपिलरी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये हो गया इसका सेकंड यूज। कैसे? आप देखते हैं आपने देखा होगा सेल एक्सेंट ऑफ सैप होता है प्लांट्स में, आपने पढ़ा है। कैपिलरी एक्शन होता है, ये भी आपने कैपिलरी एक्शन भी बहुत सारी जगह पढ़ा है। किस वजह से हो पाता है? सरफेस टेंशन की वजह से। लिक्विड्स वेट द थिंग्स बिकॉज दे स्प्रेड। अच्छा चलो पहले आपको कैपिलरी एक्शन समझा दूं। कैपिलरी एक्शन कैपिलरी एक्शन के लिए आप अगर देखें तो एक मान लीजिए एक लिक्विड है, ठीक है? एक हमने उसको एक वेसल में रखा है और यहाँ पर उसमें हमने कैपिलरी ट्यूब डाल दी, जिसको मैं ब्रॉड बना रही हूँ। कैपिलरी ट्यूब बहुत थिन ट्यूब होती है, वेरी वेरी फाइन ट्यूब, उसके अंदर लिक्विड्स राइज अप करते हैं। तो मैं आपको यहाँ ब्रॉड उसका क्रॉस, मतलब आपको मैग्नीफाइड व्यू दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। तो दो तरह के लिक्विड्स होते हैं, है ना? बहुत थिन ट्यूब होती है, लिख दो भाई, बाद में तुम ऑब्जेक्शन उठा दो। थिन ट्यूब, मैग्नीफाइड व्यू, ठीक है? ओके, बहुत थिन ट्यूब होती है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक लिक्विड में आपने इसे डिप किया। ओके, हमने एक लिक्विड में जब इसको डिप किया तब क्या हो रहा है? यहां से लग रहा है, इसके ऊपर से लग रहा है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो हम जानते ही हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से काम करता है। अब यहाँ क्या होगा? और यहाँ पर हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, ये लगा रहे हैं नीचे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? अब ये जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इन पे लग रहा है नीचे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जो नीचे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या करेगा? वो यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनको अंदर की तरफ पुश कर देगा। So अब now the liquid starts rising against gravity or against atmospheric pressure also. ठीक है? The liquid starts rising up against gravity as well as against atmospheric pressure. Pressure नीचे की तरफ पुश कर रहा है, liquid ऊपर की तरफ जा रहा है, just because यहाँ पे surface पे जो particles हैं उनके ऊपर एक force लग रहा है अंदर की तरफ, that's surface tension. ठीक है? वो सरफेस टेंशन खींच के ला रही है और यहां से अंदर की तरफ धकेल रही है। यहाँ जगह मिल रही है, यहाँ कोई सरफेस टेंशन है नहीं, तो धक्का पड़ गया पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ, वो चले गए, ठीक है? और फोर्स कितना ज्यादा है? इससे भी ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा उससे भी ज्यादा है, ठीक है? तो ये इसलिए ऊपर राइज अप करते हैं। तो इसी तरह से कैपिलरी एक्शन, जहां पे भी कैपिलरी एक्शन आप देखेंगे, मतलब एक उसका वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज एक्सेंट ऑफ सैप। लिक्विड्स प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो इसी कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। चलिए आगे हम बात कर रहे थे, हाँ, लिक्विड्स वेट द सरफेस ऑफ थिंग्स बिकॉज दे स्प्रेड अक्रॉस देयर सरफेस एज थिन फिल्म्स। लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो थिन फिल्म्स में स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है? देन मॉइस्ट सॉइल ग्रेन्स
Moist soil grains are pulled together because surface area of thin film of water is reduced. अभी आपसे शुरुआत में पूछा गया था कि पानी के अंदर जो सॉइल पड़ा है, अगर हम सॉइल को मिट्टी में डाल दें तो क्या होगा, तो वो फैल जाता है, लेकिन जैसे ही उस सॉइल को हम बाहर निकालें वो चिपक जाता है एकदम ऐसे, है ना, एक साथ आ जाता है, एक ब्लॉब बना लेगा, इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक तो पानी की टेंडेंसी है फिल्म बनाने की, ठीक है, थिन फिल्म है, वो स्प्रेड आउट हो जाता है अक्रॉस द सरफेस। अब जो सॉइल का सरफेस है वो सॉइल के पूरे सरफेस पे स्प्रेड आउट हो गया, ठीक है। अब जब वो सॉइल के पूरे सरफेस पे स्प्रेड आउट हो गया और आपने उसको बाहर निकाला, बाहर निकालते ही क्या हुआ, थिन फिल्म बन गई। थिन फिल्म बनते ही बहुत सारे पार्टिकल सरफेस पे आ गए, बहुत सारे पार्टिकल्स आते ही बताओ वही सरफेस टेंशन की कहानी लग गई। क्या कहानी लग गई कि बहुत सारे पार्टिकल्स, ज्यादा एनर्जी, तो अब वो क्या करेंगे, एनर्जी कम करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या होगा, अब वो स्फेरिकल शेप ले लेंगे, ड्रॉपलेट का शेप ले लेंगे, इसीलिए सॉइल का हमें ग्लोब्यूल जैसा मिल जाएगा और वो एक कर्वेचर बना लेगा, स्फेरिकल शेप, ताकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस डिक्रीज बिकॉज surface area of a sphere is the minimum करने की कोशिश में। तो moist soil grains are pulled together because surface area of thin film of water is reduced. Moist soil grains are pulled together because surface area of thin film of water is reduced. It is surface tension which gives stretching property to the surface of the liquid. ऐसा लगता है liquid का surface जो है stretch हो गया है, ठीक है। आपने देखा है मच्छर को पानी पे चलते हुए, देखा है? आप क्यों नहीं चल पाते? सोच के बताओ, गिव मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्या हुआ भाई? हेलो हेलो, हाँ जी, आप क्यों नहीं चल पाते? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? आवाज आ रही है? चलिए आंसर करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि मच्छर ही क्यों पानी पे चल पाता है, आप क्यों नहीं चल पाते? हेलो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हर्ष, हाँ, सोच के बताइए, अभी तो हमने डिस्कस किया। यस, श्रेयांश, अभिज्ञान, चलो बताओ, सोचो तो सही थोड़ा सा। चलो एक क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, लिख लो। वाई इज अ मस्कीटो और अ फ्लाई एबल टू वॉक ऑन वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, एंड वाई नॉट अस? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है रोहित? डेंसिटी किसकी श्रेयांश, किसकी डेंसिटी श्रेयांश? रोहित, हमने यहाँ पे क्या बात करी, आप देखो, ये एक सॉइल, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जब ये पानी के अंदर हैं तो इसके अंदर, पानी के अंदर सस्पेंडेड हैं, तब पानी इसके ऊपर थिन फिल्म की तरह फैल गया। पतली फिल्म पानी की फैल जाती है ना, जैसे नीचे लेयर फैल गई, एक पतली लेयर, उसको थिन फिल्म कहा हमने, ठीक है। थिन फिल्म पानी की फैल गई तो हमने उसे कहा कि थिन फिल्म में चेंज हो जाने की टेंडेंसी है, पानी स्प्रेड हो जाता है थिन फिल्म में, पतली लेयर बन जाती है। पोछा लगाते हैं तब एक पतली लेयर नहीं बन जाती है, या हम टेबल वाइप करें, पानी गिर जाए तो हम हटा दें हाथ से तो फिर भी हमें एक थिन फिल्म दिखती है पानी की। तो पानी की टेंडेंसी होती है पतली पतली लेयर्स बनाने की। तो सॉइल के ऊपर जब वो पतली लेयर्स बनाता है, सॉइल पानी में है तो सॉइल के ऊपर वो एक पतली सी लेयर बना लेता है, ठीक है। अब पानी अगर बहुत सारा सरफेस एरिया घेर रहा है, अगर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो जितने ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे हैं उन सब के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स लगने की वजह से क्या हो रहा होगा, अंदर वाले पार्टिकल से ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, सरफेस वाले पार्टिकल्स पे। हमारा कोई भी चीज स्टेबल तब होती है जब वो मिनिमम एनर्जी कंडीशन में होती है। तो हर चीज ऐसी, हर सब्सटेंस, हर फिनोमिनन नेचर में ऐसी कोशिश करता है कि उसकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाए,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल सरफेस पे हैं उनकी भी यही कोशिश है कि उनकी एनर्जी कम हो जाए, उनकी एनर्जी रिड्यूस हो जाए। तो उनकी एनर्जी रिड्यूस कैसे होगी वो उसकी हर कोशिश कर लेते हैं। क्या करेंगे भैया, पार्टिकल्स कम कर दो सरफेस पे। अब जब सरफेस इतना बड़ा है तो पार्टिकल्स कैसे कम करेंगे सरफेस पे? वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया ही कम कर लेते हैं। तो ढूंढो नेचर ने क्या तरीका निकाला कि स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट होता है, स्फीयर जो शेप होता है, उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। कोई एक वॉल्यूम हम ले लें, एक फिक्स्ड वॉल्यूम लिक्विड की, उसको अगर हम अलग अलग शेप्स में अगर हम उसका सरफेस एरिया निकालें तो स्फीयर में सबसे कम सरफेस एरिया आता है। इतनी बात आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, ये बात आप जानते होंगे कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज मिनिमम। तो यहाँ पे अगर सरफेस एरिया मिनिमम हो गया, भाई सारी कहानी यहाँ पे किस वजह से हो रही है कि कितने पार्टिकल सरफेस पे हैं। सरफेस एरिया कम कर दो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम हो जाएंगे सरफेस पे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए सरफेस पे तो उनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल जो लिक्विड की ड्रॉपलेट है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो लिक्विड की एनर्जी, पानी अपनी एनर्जी को कम करने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉपलेट बना रहा है। सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी को कम करने के लिए क्या कर रहा है, ड्रॉपलेट बना रहा है। आप बात समझे, राइट? इसीलिए वो एक सरफेस नहीं 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 श्रेयांश, थोड़ा गड़बड़ है। नहीं, अभिज्ञान गड़बड़ है। ये तो बहुत ही गजब था। अभिज्ञान, दे हैव गुड लेग्स टू वॉक अक्रॉस वाटर। ना ना भाई, सरफेस टेंशन पढ़ा रहे हो, उसी से रिलेटेड है, उसी बारे में सोचो थोड़ा सा, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो, वेरी गुड रोहित, बढ़े आगे। ऑलराइट। तो यहां हम बात कर रहे थे ऑन फ्लैट सर्फेसेस ड्रॉपलेट्स आर स्लाइटली फ्लैटेंड बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, फ्लैटेंड बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बट इन ग्रेविटी फ्री एनवायरमेंट, यानी कि जहां पे ग्रेविटी काम ना कर रही हो वहां पर ड्रॉप्स आर परफेक्टली स्फेरिकल। हमको परफेक्टली स्फेरिकल ड्रॉप्स अभी अर्थ पे देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि हम ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, मतलब जितनी है उतनी है, तो लेकिन जहां पे ग्रेविटी ना काम कर रही हो वहां पे वो परफेक्टली स्फेरिकल होती हैं। मैं बताऊंगी, पहले सोचो श्रेयांश, आई विल ऑब्वियसली टेल यू द आंसर, पर आप पहले सोचो, थोड़ा सा सोचो, आप अप्लाई करने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाइंग इट। वहां पे NSCGS में आपका कोई देखा हुआ क्वेश्चन तो नहीं आता है, आपको कॉन्सेप्ट ठोक बजा के पता है तो आप अप्लाई कर लोगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो अप्लाई कर लोगे। तो मैंने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको आगे थ्रो किया है, थोड़ा सा सोचो। अब मैंने तो आपको बल्कि क्लू भी दे दिया कि इसी टॉपिक से उसका आंसर है, पर सोच के मुझे बताओ कैसे होगा, तो मुझे समझ में आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो आपकी भी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करेगी। मैंने यहाँ पे बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करी, उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है? इतना भी बता दिया। वापस सोचो इस बारे में, या अभी रुक जाओ, अभी होल्ड करो, इस क्वेश्चन को लिख लो, जब क्लास खत्म हो जाए तब सोचना इस बारे में। थोड़ा अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिएगा, आपके लिए एक सवाल छोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। Okay, the magnitude of surface tension of a liquid depends upon the attractive forces between the molecules. तो हम कह रहे हैं magnitude of surface tension depends upon the magnitude of attractive forces. Attractive force ज्यादा, यानी कि force of attraction ज्यादा, तो surface tension ज्यादा कि नहीं ज्यादा, बोलो बताओ, जल्दी बताओ। अगर attraction ज्यादा हो रहा है, सारा खेल किसका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। किसका, अंदर वाले पार्टिकल्स ऊपर सरफेस वाले पार्टिकल्स को कितनी जोर से खींच रहे हैं, ठीक है? तो अगर ये फोर्स उनका नेचुरली, उनका पुल करने का फोर्स ज्यादा है तो बताओ वो और खिंच जाएगा नहीं खिंच जाएगा सरफेस? यस। तो यहाँ पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी, ठीक है? सो सरफेस टेंशन is directly proportional to force of attraction, ठीक है? Then when the attractive forces are large, the surface tension is large. Increase in temperature, second बात, ये पहली बात थी, ये दूसरी बात, क्या? सॉरी गलती से, हाँ ये हो गई अपनी दूसरी बात, क्या? इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी।
अब बताओ, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। हम बिल्कुल देखो बेस वाले कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए, क्लास 9th वाले कॉन्सेप्ट से जिससे शुरुआत करी थी। क्या आपने क्या बढ़ा दिया? आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यानी कि आपने क्या बढ़ा दी? आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। जब आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी तो बताओ पार्टिकल्स दूर दूर आसानी से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। तो अगर पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो सरफेस टेंशन भी कम। यानी कि इफ टेम्परेचर जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन जो है वो भी कम हो जाएगा। सो सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो बताओ, सरफेस टेंशन क्लियर हो गया तो अब हम आगे बढ़े विस्कोसिटी की तरफ। जल्दी बताओ, सरफेस टेंशन क्लियर हो गया तो हम बढ़े आगे विस्कोसिटी की तरफ। अरे गिव मी अ थम्स अप क्विकली, जल्दी से एक थम्स अप दो ताकि हम आगे बढ़ें। ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपस में रिलेटेड करके आपसे यहाँ से क्या पूछ लेते हैं, आपसे यहाँ पे स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, रीजन वाले एमसीक्यूज की बताओ इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो सरफेस टेंशन is directly proportional to temperature, temperature increases surface tension increases, ऐसा कुछ। temperature increases तो boiling point increases, boiling point का relation कुछ surface tension से निकाल लिया तो राइट तो आपको उसको रिलेट करना है। तो ये सब चीजें आनी चाहिए, इंटर रिलेशन हमने, क्योंकि एक ही बात, कुछ ही पॉइंट्स हैं जिनसे हम एक दूसरे को रिलेट करते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें एक और बात करनी थी मुझे यहाँ पे कि दो तरह के लिक्विड्स होते हैं। एक ऐसा लिक्विड होता है जो ग्लास को वेट करता है और एक दूसरा लिक्विड होता है जो ग्लास को वेट नहीं करता है। तो जब ये कैपिलरी एक्शन होता है, अब मैंने ये क्या कह दिया, आपको ये बात लगी हुई ऐसा कैसे हो सकता है? लिक्विड तो ग्लास पे डालेंगे तो गीला करता ही है ना? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ लिक्विड्स होते हैं लाइक मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एंड वाटर, दीज आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, मर्क्यूरी एंड वाटर। तो जब भी हम मर्क्यूरी, जब भी हम, हमारे पास ये दो कैपिलरी ट्यूब हैं, अगर आप इसके अंदर एक में वाटर राइज अप करेगा, एक में मर्क्यूरी राइज अप करेगा, तो वाटर के अंदर आप देखेंगे हमेशा इस तरीके का मेनिस्कस बनेगा। ये जो कर्व बना है ना, इस कर्व को हम मेनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिस्कस। इस कर्व को हम मेनिस्कस कहते हैं। तो वाटर के अंदर इस तरीके का कर्व बनेगा। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स, लिक्विड वाटर के पार्टिकल्स ग्लास के सरफेस को वेट कर सकते हैं। वाटर के पार्टिकल्स और ग्लास के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं अडहेसिव फोर्सेस। क्या कहते हैं? अडहेसिव फोर्सेस। सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव मींस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में फोर्स। ठीक है, कोहेसिव, कंपनी, कोलीग्स, सेम टाइप। ठीक है, सीओ कब लग रहा है? को कब लग रहा है? को वर्कर्स, कोलीग्स, है ना? तो वहां पे क्या है? कंपनी, सीओ, कंपनी। तो क्या है वहां पे? सेम टाइप के लोग हैं, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सेम कैटेगरी के लोग हैं। सो देयर वी अप्लाई को। तो अगेन हम यहाँ कह रहे हैं कोहेसिव फोर्सेस। एक टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उनको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। और आप फेविकॉल को क्या कहते हैं? एडेसिव कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो दो अलग अलग चीजों को चिपकाता है। तो यहाँ पर भी जो दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस हैं, यानी कि वाटर और ग्लास, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहलाएगा अडहेसिव फोर्स। अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो कहलाएगा अडहेसिव फोर्सेस। एक सेकंड, मैं बस वाटर का ब्रेक ले लूं। अब मर्क्यूरी में जो मेनिस्कस बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, उल्टा। ठीक है,
ये इस तरीके का मेनिस्कस बनता है, वाटर में इस तरीके का और मर्क्यूरी में इस तरीके का। अच्छा, यहां पर पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस है इसको हमने कहा कोहेसिव फोर्सेस, और ग्लास पार्टिकल और मर्क्यूरी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है इसको हमने कहा अडहेसिव फोर्स, अडहेसिव फोर्स। ठीक है, इसको मैं यहां भी मार्क कर दूं, और इधर है कोहेसिव फोर्सेस। तो ठीक है, आप समझ गए कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। अब पॉइंट ये है कि वाटर में ऐसा मेनिस्कस क्यों बन रहा है और मर्क्यूरी में ऐसा मेनिस्कस क्यों बन रहा है। वाटर में मेनिस्कस ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि वाटर के अंदर adhesive forces are more than cohesive forces। मतलब पानी वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा है एडहेसिव फोर्स, इसलिए ग्लास ने पकड़ के खींच लिया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रेच ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है, इसलिए आपको ये स्ट्रेच ऊपर की तरफ ऐसे दिख रहा है। हमेशा ग्लास में पानी हम यूं बनाते हैं, ग्लास है तो ग्लास में पानी हम कैसे बनाते हैं, ऐसे सरफेस दिखाते नहीं दिखाते। तो ये ऊपर की तरफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल है, यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ग्लास और वाटर के पार्टिकल के बीच में है। तो एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है कोहेसिव फोर्सेस से, बल्कि और साथ में मर्क्यूरी के लिए क्या होगा, मर्क्यूरी के लिए इसका जस्ट रिवर्स है। कैसे, जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो कम है कोहेसिव फोर्सेस से। सो फॉर मर्क्यूरी के केस में कोहेसिव फोर्सेस आर मोर देन एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस आर मोर देन एडहेसिव फोर्सेस। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर हमने कैपिलरी एक्शन पढ़ा है तो हमको ये इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए अबाउट द मेनिस्कस, राइट। मर्क्यूरी के लिए और वाटर के लिए। वाटर कौन सा टाइप का लिक्विड है, दैट वेट्स द ग्लास, और मर्क्यूरी कौन से टाइप का लिक्विड है, दैट डज नॉट वेट द ग्लास, मतलब ग्लास पे स्प्रेड आउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से हम क्या समझते हैं, विस्कोसिटी इज नथिंग बट गाढ़ापन। ठीक है, किसी भी लिक्विड के गाढ़े होने को हम विस्कस होना कहते हैं। अब नाउ दिस विस्कोसिटी इज वेरी मच रिलेटेड टू, इसका सारा कुछ लेना देना किससे है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से है। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड अगर विस्कस है तो हम कहेंगे, भाई आपने देखा है रूह अफ़ज़ा देखा है, आपने कोल्ड ड्रिंक देखी है, आपने हनी देखा है, आपने वाटर देखा है। ठीक है, तो कुछ लिक्विड्स होते हैं जो डेंसर होते हैं, यानी कि ज़्यादा विस्कस होते हैं, कुछ लिक्विड्स लेस विस्कस होते हैं। अगर मैं ऑयल की बात करूं आपसे, जैसे कैस्टर ऑयल की बात करूं, गाढ़ा होता है तेल। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल, अल्कोहल गाढ़ा नहीं होता है, कैस्टर ऑयल गाढ़ा होता है। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है दोनों के बीच में, ऐसी क्या बात है दोनों के बीच में कि एक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा विस्कस है और दूसरा नहीं है, राइट। तो हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। आप जब तक एक बार थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिए। ओके, सो विस्कोसिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं, यहां से हम किसी भी लिक्विड को ऐसे इमेजिन करें कि जैसे मान लीजिए एक लिक्विड अगर किसी एक वेसल में रखा है, एक ग्लास में लिक्विड रखा है, तो हम लिक्विड को ऐसे मान सकते हैं कि जब लिक्विड फ्लो करता है तब क्या होता है, वो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। हम ऐसा मान सकते हैं कि एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, उसके अंदर तीसरा सिलेंडर, उसके अंदर चौथा सिलेंडर, इस तरीके से रखा है। आपने वो देखा एंटीना खोलते हैं, एंटीना खोलते हैं ना, रेडियो एफएम चलाते हैं तब एक एंटीना खोलते हैं, तो एक सिलेंडर के अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, ऐसे स्ट्रेच आउट कर लो और फिर उसको बंद कर दो। ठीक है, तो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे सिलेंडर्स आ जाते हैं। हम बिल्कुल इसी तरह से एक लिक्विड को मान सकते हैं। तो लिक्विड अगर ग्लास में लिक्विड अगर किसी ग्लास में रखा है या एक बीकर में रखा है, ठीक है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि लिक्विड जो है वो बिल्कुल ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स में है। ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया, ये दूसरा सिलेंडर की तरह हो गया,
तो ये तीसरा सिलेंडर की तरह हो गया, राइट। और एक ये यहाँ पे बिल्कुल जो स्टिक कर रहा होगा वेसल के सरफेस पे। हम लिक्विड को अलग अलग लेयर्स में, मतलब जब आप एक बात बताइए, जब आप इस लिक्विड को दूसरे कंटेनर में पोर करते हैं तब क्या होता है? तब लेयर बाय लेयर फ्लो होता है ना। ऐसे तो नहीं होता ना इकट्ठा ही पूरा फ्लो हो जाए कि पूरा ही एक साथ फ्लो होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता है। लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। तो इन लेयर्स को हमने कहा कि ऐसे अलग अलग लेयर्स में होते हैं। अब जो ये बाहर वाली लेयर है जो किससे कांटेक्ट में है? जो कांटेक्ट में है जो इस वेसल से कांटेक्ट में है, इस कंटेनर से कांटेक्ट में है, ये लेयर रेस्ट पे होती है। जब आप इस वेसल को टर्न करेंगे, जब आप इस वेसल को टर्न करेंगे, यानी कि ये जो बीकर है इसको आप ऐसे टर्न करेंगे, तब लिक्विड यहाँ से जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा। तो वो लेयर जो इस बीकर के बिल्कुल कांटेक्ट में होगी, ये लास्ट वाली लेयर, ठीक है, ये लास्ट वाली लेयर, इसके अंदर एक और लेयर, इसके अंदर एक और लेयर और यहाँ एक और लेयर। तो आप यहाँ पे ऐसी कंसेंट्रिक रिंग्स समझ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। इन लेयर्स के फॉर्म में लिक्विड जो है वो हमको मिलता है। अब जब ये फ्लो करेगा तो आप ये देखो, ये तो है रेस्ट पे, ये वाली लेयर जो है वो है कांटेक्ट में, किसके? वेसल के कांटेक्ट में, इसलिए ये लेयर है रेस्ट पे, ठीक है। रेस्ट पे है यानी कि जीरो मोशन, यानी कि दिस लेयर इज नॉट गोइंग टू मूव, राइट। एंड व्हेन दिस लेयर इज नॉट गोइंग टू मूव, ये आगे वाली लेयर को भी कुछ फ्रिक्शन ऑफर करेगी, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। तो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इज इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड टू फ्लो, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो। इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो फॉर अ लिक्विड, ठीक है। तो अब ये जो बेस में लेयर है, ये आगे वाली लेयर को कुछ फ्रिक्शन ऑफर करेगी। आप चलते कैसे? सड़क पे, सड़क आपको फ्रिक्शन ऑफर करती है और फिर आप मूव करते हैं आगे, आप आगे स्लाइड पास कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोड इज ऑफरिंग यू फ्रिक्शन। सिमिलरली यहां पर भी यही हो रहा है, सिमिलरली यहां पर भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस लेयर which is the layer of the next to the container। कंटेनर से कॉन्टैक्ट में जो लेयर है वो अंदर वाली लेयर को क्या ऑफर कर रही है? रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। तो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है यानी कि जाने नहीं दे रही है, ठीक है। तो अब जो लिक्विड फ्रीली फ्लो कर जाता, लेकिन अब ये नीचे वाली लेयर उसको जाने नहीं दे रही है क्योंकि उसके बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नीचे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुल कर रही है, ये जाना चाह रही है, ये पुल कर रही है। तो क्या हो रहा है? जितनी आसानी से जा सकती थी, अगर ये ना होती तो ये आसानी से चली जाती, लेकिन ये आसानी से क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि ये इसे रोक रही है। सो दिस रेजिस्टेंस टू फ्लो इज विस्कोसिटी, ठीक है। तो जब फ्लो होता है लिक्विड, सबसे पहले ये वाली लेयर निकलेगी, उसके बाद ये सेकेंड लेयर, फिर ये थर्ड लेयर और लास्ट में ये वाली लेयर विच इज एट रेस्ट बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस कंटेनर, ठीक है। सो दिस रेजिस्टेंस टू फ्लो इज नोन एज viscosity. So the frictional force which is one part of the liquid offers to the other part of the liquid is viscosity. तो यहाँ से हम viscosity के बारे में I think समझ गए होंगे. Let's see what's there in NCERT to explain viscosity. चलिए NCERT चलते हैं. NCERT क्या कह रही है भैया? देश की किताब क्या कह रही है? देश की किताब कह रही है it is one of the characteristic properties of liquid. Viscosity is a measure of resistance to flow which arises due to the internal friction between layers of the fluid as they slip past one another while liquid flows. यानी कि liquid जो है उसको हम layers में देखते हैं लिक्विड जो है हम उसे लेयर्स में देखते हैं, वो कंप्लीट एक बल्क की तरह नहीं देखते, हम उसको देखते हैं एक लेयर्स में। जब वो फ्लो करता है तो एक लेयर निकलती है, फिर दूसरी लेयर निकलती है, फिर तीसरी लेयर निकलती है।
इस लेयर बाय लेयर फ्लोइंग के फिनोमेने को लैमिनर फ्लो कहते हैं। चलिए आएगा आगे देखते हैं भी। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब देखिए कारण क्या है उसको पुल करने का, ना जाने देने का, रोक के रखने का। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? ना जाने देना ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रोक के रखना ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? पुल करना ना, पीछे की तरफ खींचना ना, आगे ना जाने देना, रुकावट पैदा करना। ऑल दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, सेम बात है कही ना। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है? किसको नहीं जाने दे रहे? लिक्विड को नहीं जाने, लिक्विड के पार्टिकल्स को नहीं जाने दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन नहीं जाने दे रहा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Strong intermolecular forces between the molecules hold them together and resist the movement of layers past one another. एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वो लेयर को पीछे खींच रहा है। अब पीछे खींच रहा है, पार्टिकल को पीछे खींच रहा है, तो रेजिस्टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रेजिस्टेंस टू फ्लो, आगे नहीं जाने दे रहा। इस लेयर को, ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर नहीं जाने दे रही। दैट्स विस्कोसिटी। व्हेन अ लिक्विड फ्लोज ओवर अ फिक्स्ड सरफेस, द लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मिडल कम इन मॉलिक्यूल्स इन द इमीडिएट कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस इज स्टेशनरी। यानी कि कंटेनर स्टेशनरी है, कंटेनर के कॉन्टैक्ट में जो लेयर है, लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द इमीडिएट कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस इज स्टेशनरी, यानी कि रेस्ट पर है। ठीक है। द वेलोसिटी of upper layers, the velocity of upper layers increases as the distance of the layers from the fixed layer increases. अब आप चलिए वापस इस डायग्राम पे। यहां कह रहे हैं कि ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, यहां कह रहे हैं कि ये वाली जो लेयर है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये वाली तो जीरो पे है, रेस्ट पे, मोशन नहीं है बिल्कुल भी। ये वाली लेयर तो रेस्ट पे। इससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होगी, उससे कम रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रही है, उससे कम रेजिस्टेंस ये वाली लेयर ऑफर कर रही है, और सबसे कम रेजिस्टेंस इस पे। तो इस लेयर की स्पीड जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे पहले फ्लो करके आएगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस रेस्ट वाली पोजीशन से सबसे ज्यादा है, तो इसका इस तक रेजिस्टेंस सबसे कम पहुंच रहा है। ठीक है। और उसके बाद ये वाली सेकंड लेयर फ्लो करेगी, ये सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर थी, फिर ये लेयर फ्लो करेगी, फिर ये, और लास्ट में ये लेयर। इस तरीके से लिक्विड जो है वो फ्लो करता है। ठीक है। सबसे पहले मिडिल वाली लेयर, क्यों? क्योंकि जो लेयर रेस्ट पे है, जो बिल्कुल जीरो मोशन में है, वो लेयर ही सबसे ज्यादा रोक रही है। तो वो लेयर सबसे ज्यादा किसको रोकेगी? जस्ट नेक्स्ट लेयर को, जो जस्ट नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में है, उसको सबसे ज्यादा रोकेगी। अब वो सेकेंड लेयर थर्ड लेयर को रोकेगी, तो थोड़ा रोकना जो है, रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी कुछ तो मोशन में वो भी होगी ना, राइट। तो यही समझाना चाह रहे थे यहाँ पे। Upper layers increase as the distance of the velocity, क्या कह रहे हैं? The velocity of upper layers increases as the distance of the layer from the fixed layer increases. तो सबसे ऊपर वाली लेयर की velocity सबसे ज्यादा होगी। This type of flow in which there is a regular gradation of velocity in passing from one layer to the next is called laminar flow. मतलब लेयर बाय लेयर फ्लो करते हैं, नीचे वाली लेयर से जस्ट ऊपर वाली लेयर में थोड़ा सा मोशन ज्यादा है, उससे ऊपर वाली लेयर में थोड़ा सा मोशन और ज्यादा है, उससे ऊपर वाली लेयर में थोड़ा और ज्यादा है। तो ये ग्रेडेशन शो कर रहा है, धीरे 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 उसके फ्लो जो है वो बढ़ रहा है। तो देयर इज अ ग्रेडेशन, इसी को ग्रेडेशन कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ना, लेयर बाय लेयर थोड़ा थोड़ा बढ़ना, दैट्स ग्रेडेशन। सो ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी इन पासिंग फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। तो बीच वाली लेयर जो है वो सबसे तेजी से फ्लो करेगी, सो दैट्स एक एक लेयर का फ्लो होना इज लैमिनर फ्लो। If we choose any layer in the following liquid, the layer above it accelerates its flow and the layer below it retards its flow. ऊपर वाली लेयर जाने देगी और नीचे वाली लेयर रोकेगी, किसी भी लेयर को हम चूज कर लें। ठीक है। तो ये यूनिट्स वगैरह तो अपने इस समय फिलहाल कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, यहाँ पे नहीं करना है, मतलब राइट। तो यहाँ पे यूनिट्स दी गई हैं, ये किस प्रोपोर्शन में कौन सा लिक्विड विस्कोसिटी ऑफर कर रहा है। नाइट्रो गेमिंग, ये कौन सी क्लास से चल रहा है? ये क्लास 11 से चल रहा है, ये क्लास 11 से चल रहा है। ठीक है बेटा, ये क्लास 11 से चल रहा है।
ये क्लास 11 के पार्ट से चल रहा है ना। और इसको हम कहते हैं जिस फैक्टर से ये फ्लो होते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हर लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो डिफरेंट होता है। नाउ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट इज द फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी एंड द एरिया इन कांटेक्ट इज 1 यूनिट एरिया या यूनिट एरिया। यानी कि विस्कोसिटी ग्रेडियंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? इट इज द फोर्स व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 यूनिट से इज यूनिटी। वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो यूनिटी है, और किसकी बात कर रहे हैं? एक छोटे से यूनिट एरिया की बात करें, उसका विस्कोसिटी ग्रेडियंट जो है वो यूनिटी है। तब जो फोर्स निकल के आए उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए, इसकी यूनिट है पॉइस, सीजीएस यूनिट है पॉइस, एंड एसआई यूनिट है इसकी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल सेकेंड, या फिर 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ओके, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ग्रेटर द विस्कोसिटी द मोर स्लोली द लिक्विड विल फ्लो। जितना गाढ़ा लिक्विड है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी है, ग्रेटर द विस्कोसिटी द मोर स्लोली द लिक्विड फ्लो। जितना गाढ़ा लिक्विड, जितना विस्कस लिक्विड, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस टू फ्लो। यानी कि अगर लिक्विड ज्यादा गाढ़ा है तो क्या होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा गाढ़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। सो ग्रेटर इज द विस्कोसिटी। अब अगर हम यहीं पे टेम्परेचर से किसी साथ खेल लें तो क्या होगा बताओ? टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाते ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम हो गया। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो वो आसानी से फ्लो करेगा। सो अगर किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं, अगर किसी ऑयल को हम हीट करते हैं तो क्या होगा? तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है, उसका गाढ़ापन कम हो जाता है। लेट्स सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वॉन डर वाल्स फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज हाई विस्कोसिटी। अच्छा, एक टाइप का बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने पिछली क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया था, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में कहा था आपसे, पिछली फ्यू क्लासेस में। देन वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? एटम्स के बीच में जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं, या अनकम्बाइंड स्टेट में जो एटम्स होते हैं, या जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब बहुत वीक फोर्सेस होते हैं जो हर चीज के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट, आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज हाई विस्कोसिटी। अब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो ये बहुत वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी इनकी वजह से भी विस्कोसिटी जो है वो काफी हो सकती है। ग्लास इज एन एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड। क्या आप जानते थे कि ग्लास एक लिक्विड है? आप कहेंगे कभी आज से पहले, या आपने जब ये टॉपिक पढ़ा उससे पहले, क्या आप जानते थे कि ग्लास भी एक लिक्विड है? यस, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास एक बहुत ज्यादा विस्कस लिक्विड है। कैसे पता चलेगा हमको? आप कभी देखेंगे पुरानी बिल्डिंग्स में, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हो, या आपके दादी माँ के ज़माने की कोई ड्रेसिंग टेबल रखी हो, उसमें कांच लगाओ तो क्या होता है? उसमें नीचे की तरफ कांच मोटा हो जाता है और बीच में कांच पतला हो जाता है, तो आपको उसमें मतलब ऊपर से तो लंबे चेहरा दिखेगा और नीचे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ब्रॉड दिखेगा। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ग्लास एक लिक्विड है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फ्लो तो कर रहा है लेकिन बहुत स्लोली फ्लो कर रहा है। वो फ्लो तो कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लोली फ्लो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ग्लास जो है, ग्लास इज एन एक्सट्रीमली विस्कस लिक्विड, सो इट इज सो विस्कस दैट मेनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल द सॉलिड्स। हमें इसीलिए वो सॉलिड जैसा दिखता है। However, property of flow of glass can be experienced by measuring the thickness of window panes of old buildings. पुरानी buildings में आप ये देख सकते हैं। These become thicker at the bottom than at the top. So viscosity of a liquid देखिए, second point आ गया, ये first point था, ये second point आ गया। Variation कैसे आ जाता है? Viscosity of liquid decreases as the temperature rises. Viscosity of the temperature increases as temperature rises.
ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा विस्कोसिटी घट जाएगी एज द टेम्परेचर राइजेस because at high temperature molecules have high kinetic energy and can overcome the intermolecular forces of attraction to slip past one another. एक दूसरे से स्लाइड ऑफ करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिकल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. अभी हमने ये बात करी. चलिए इसी के साथ बेटा ये चैप्टर नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर. इसी के साथ ये वाला पोर्शन क्लास 11th का यहीं पे खत्म होता है और इसके साथ अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक पे. Here now we are going to begin with, बहुत सारी स्लाइड्स दे दी मैंने. Now we are going to begin with some of the laws of conservation of mass. अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ laws of conservation, कुछ laws की, laws of chemical combination की. I hope आपको इतना सारा कुछ क्लियर हो गया होगा. अब हम आ गए हैं, इसके बाद ये वाला टॉपिक शुरू, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो रहा है. इसके साथ तो बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं और मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करूंगी और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे दूंगी. कुछ क्वेश्चंस आई विल शेयर इट इन द टेलीग्राम चैनल. तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है. बाय इवनिंग या रात तक आप तक वो पहुँच जाएंगे, नोट्स भी, राइट. तो फिर आप वहाँ से कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे रिलेटेड. ओके चलिए अब हम देखते हैं कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. एक मिनट पानी पी लूँ मैं भी और आप भी. अब आप एनसीईआरटी रख सकते हैं फिलहाल, उसमें से आपको अब ये फर्स्ट चैप्टर पे हम चले गए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ऑलराइट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जितना भी मैटर है हमारे आसपास वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है. जब वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है और नए सब्सटेंसेस बनाता है, इन सबको स्टडी करके साइंटिस्ट ने कुछ लॉज बनाए. ठीक है, तो कुछ लॉज थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. उनमें से सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि किस तरीके से सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं तो उनमें किस किस तरीके के फर्क पड़ रहे हैं वो हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं. लॉज ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जब भी कोई मैटर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, चलिए, या रिएक्शन कर रहा है, तो आप एक बात बताइए, आपने एक पेपर लिया और उसको बर्न कर दिया. ठीक है, आप एक कैंडल लेते हैं उसको बर्न कर देते हैं, तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, करेक्ट. तो क्या पेपर बर्न करने पर खत्म हो गया? क्या वो कैंडल बर्न करने पर खत्म हो गई? नहीं. इसी बात को स्टडी किया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोइन लेवोइसियर, और उन्होंने ये लॉ दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी मैटर जो है वो कभी खत्म नहीं होता. किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी मैटर कभी भी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है. वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है. कैसे? इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और इन अ केमिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. मैंने आपसे कहा कि आपने एक पेपर लिया, उसे बर्न किया, तो क्या वो खत्म हो गया? नो. उसके अंदर कुछ गैसेस थी, वो रिलीज हुई. उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस थे जो कि ऐश में कन्वर्ट हो गए. तो हम सारे मासेस लें, किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में अगर हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स will always be equal to mass of the products. Mass of reactants will always be equal to mass of the products. कहाँ पे? Provided you have taken a closed container. In a closed container. किसी भी closed container के अंदर आप देखेंगे कि mass of reactants is equal to mass of the products. Mass of reactants is equal to mass of the products. अब हमको limitation क्या है? क्या इसमें कोई अतिशयोक्ति है? हाँ भाई, हमें क्या ध्यान रखना है? This holds good only for chemical reaction.
न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिकॉज सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो दिस होल्ड्स गुड only for law of only for chemical reactions. all right, तो चलिए इस पे कर लेते हैं हम एक कुछ क्वेश्चन। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि आप शायद क्लास 8 से हैं। तो मान लीजिए ए सब्सटेंस जो है वो बी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके सी और डी बना रहा है। तो ये जो है ए और बी जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंसेस इनिशियली लिए गए हैं रिएक्शन कराने के लिए, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो सब्सटेंसेस बाद में बन रहे हैं, रिएक्शन होने के बाद बन रहे हैं, नए फॉर्म हो रहे हैं, नए बन रहे हैं, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। जो सब्सटेंसेस इनिशियली यूज किए गए थे उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो सब्सटेंसेस फाइनली बन रहे हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। और ये एरो जो है ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ पॉइंट करता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ पॉइंट करता है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ, एक मिनट। तो अगर बताओ 20 ग्राम मैंने यहाँ पे 20 ग्राम ए लिया है और 40 ग्राम बी के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है और प्रोडक्ट में 25 ग्राम्स डी बन रहा है, बताओ सी की वैल्यू क्या होगी? सी की क्वांटिटी कितनी होगी? मास की बात कर रहे हैं ना, सी की क्वांटिटी कितनी होगी? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं होगी, जल्दी बताओ। 40 + 20, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कितना है? 40 + 20 60, और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स कितना होना चाहिए? मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, वो भी 60 होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे 25 ग्राम्स अगर निकल गया तो सी का कितना? बेटा आज मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हमको सी का मास कितना मिलेगा बताइए जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करके। देखिए बहुत इजी सी चीज पूछी है मैंने आपसे। चल, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है 60 ग्राम्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स में हमको 60 ही मिलना चाहिए। सो 60 शुड बी इक्वल टू, मान लीजिए x + 25। सो हियर सिंपली यहाँ c कितना बन रहा है, ये x की वैल्यू कितनी आएगी? 35 ग्राम्स, राइट। सो इस तरीके से, वेरी गुड शुभम। मैथ्स, सिंपल मैथ्स, इजी बहुत था। बहुत बढ़िया गौरव, इजी इतना था कि आप बता ही नहीं सके, क्या कहने आपके। वेरी गुड शुभम, ठीक है। रोहित बढ़िया, ठीक है बिल्कुल। तो आपको ये बात अब समझ में आ गई। उन्मिलन, वेरी गुड। चलिए आपका नाम पढ़ने में मुझे थोड़ा सा 2 सेकंड लगे कि सही पढ़ूं। चलिए अब जल्दी से इसको करते हैं हम सॉल्व फटाफट। With the help of law of conservation of mass, predict the values of x, y, z in the following reactions where different masses of A, B, C and D are given. तो A, B, C, D के हमको different masses दिए गए हैं। A, B के साथ रिएक्शन करके C और D बना रहा है। तो जब A की मास 10 ग्राम्स है, B का मास 2.5 ग्राम्स है, तो बताइए D का मास क्या होगा जब C का मास 1.5 ग्राम्स बन रहा है? जल्दी जल्दी x, y and z की वैल्यूज लिख दीजिए चैट बॉक्स में क्विकली। हाँ हाँ ठीक है, मैं कब कुछ कह रही हूँ, मैं गौरव की बात का जवाब दे रही थी, आपको नहीं शुभम। कोई बात नहीं, हो जाता है, बट हाँ हमें ध्यान रखना है। यही छोटे छोटे कैलकुलेशन, ये तो बिल्कुल इजी था, है ना। चलिए कोई नहीं, जल्दी से x, y, z की वैल्यू रखिए।
चलिए ये तो बताओ किसकी वैल्यू क्या लिखी है। x इज 11.5। 11.5 कैसे भाई, ये 0.5 कट गया, 10 और 2 12, 12 में से 1 गया 11, सीधा 11 ही तो आएगा। कौन था 2.5 11.5? रोहित, ठीक से करो भाई। ऑल राइट, सी एंड डी, ये 7 7 - 5 विल गिव यू 2 क्लियरली, ठीक है। और यहाँ पे 1.5 + 3.8 विल गिव यू 2.3 हियर -3 हियर, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। कौन से एंट्रेंस एग्जाम के लिए गौरव पूछ रहे हैं आप? ये जीएनएम क्या होता है? पूरा लिखो भैया, इतने शॉर्ट फॉर्म्स। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं करना, बस मास का, बस रिएक्टेंट्स के मास का टोटल करना है और प्रोडक्ट्स के मास के टोटल के बराबर होना चाहिए। सो दिस इज सिंपल मैथ्स जो आप कर सकते हैं। दैट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आते हैं अगले लॉ पे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। चलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है, ये दिया था नहीं, एनएससीजीएस में मैथ्स नहीं आएगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतनी मैथ्स पूछ लेंगे कि आपको मैथ्स की कमी थोड़ी कम महसूस होगी। रोहित थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखो, मैंने इस बात को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि बीच वाली लेयर तक वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है लोअर कंटेनर वाली लेयर से। कंटेनर के जस्ट कांटेक्ट में जो लेयर है उससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए उसके ऊपर सबसे कम फ्रिक्शन लग रहा होता है। ग्रेडेशन होते होते कम होते होते सबसे कम फ्रिक्शन लग रहा होता है, इसलिए वो इजीली फ्लो कर जाती है सबसे पहले, इसीलिए वो फ्लो करती है, ठीक है। और आप पीछे एक बार चेक कर लेना। अगर बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में ये आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री तो काम का है, ठीक है। चलो ओके, चलिए हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अलग अलग जगह से कुछ कंपाउंड के सैंपल्स उठाए। जैसे कि मैं बहुत फेवरेट एग्जांपल है, सबसे सिंपल एग्जांपल दूंगी जो आपके सामने है और आपको पता है, बस उसी को एनालाइज करेंगे। वाटर आप किसी भी जगह से उठा लें, ठीक है। वाटर आप चाहे रेन वाटर ले लें, चाहे आप डिस्टिल वाटर बना लें, चाहे आप एक्वागार्ड से वाटर निकाल लें, चाहे आप ग्राउंड वाटर ले लें, आप किसी भी तरह से, चाहे आप डिस्टिलेशन करके वाटर बना लें, राइट, किसी केमिकल रिएक्शन से वाटर बना लें, आप किसी भी सोर्स से वाटर को ले आएं, राइट, आप किसी भी सोर्स से वाटर को ले आएं। वाटर बनाने के लिए वाटर जो है किसी भी सोर्स से आप वाटर ले आएं, आप हमेशा देखेंगे कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। देखिए यहाँ पे जोसेफ प्राउस्ट ये कह रहे हैं कि आप किसी भी सोर्स से वाटर को ले आए, ये आप वेल से ले आए, ये आप रिवर से ले आए, ये आप ग्राउंड वाटर ले आए, ठीक है, और ये आप रेन वाटर ले आए। आप किसी भी सोर्स से वाटर को ले आए, हमेशा हमेशा वाटर जो है वो दो सब्सटेंसेस दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ होगा, राइट। हमेशा वाटर जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ होगा। और दूसरी बात इनके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो मासेस का रेशियो होगा, 2 grams हाइड्रोजन इज गोइंग टू कंबाइन विद 16 grams ऑफ ऑक्सीजन। तो इनके बीच में जो रेशियो आएगा वो हमेशा 1:8 का रेशियो ही आएगा। 1:8 का मास रेशियो जो है वो हमेशा 1:8 ही होगा। आप किसी भी सोर्स से वाटर ले आए, यहाँ पे भी देख लीजिए इनके बीच में रेशियो 1:8 है। 2 grams हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 grams ऑक्सीजन, 2 grams हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 grams हाइड्रोजन, 2 grams हाइड्रोजन कंबाइंस विद 16 gram ऑक्सीजन। तो रेशियो हर बार 1:8 ही आने वाला है, ठीक है। मास रेशियो, किसका रेशियो? मास रेशियो। अब आपको अगर नहीं पता कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो चेक आउट द पीरियोडिक टेबल, उसमें सबके मासेस दिए गए हैं, ठीक है, उसमें सबके मासेस दिए गए हैं। आपको मासेस याद होने चाहिए, एज एंड व्हेन हम जो सब्सटेंसेस एलिमेंट्स यूज करते जा रहे हैं उनके मासेस आपको याद होते चले जाएंगे। हाइड्रोजन का मास होता है 1,
से और 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इधर ऑक्सीजन का मास होता है 16, राइट। ठीक है, तो आपको मासेस जो हैं वो लर्न करने हैं। तो अब आपको क्या बात समझ में आई यहाँ पे क्या बात समझ में आई? यहाँ पे एक बात तो हमको ये समझ में आ गई कि दोनों एलिमेंट्स, अगर वाटर बनाना है तो हमको हाइड्रोजन भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, और हाइड्रोजन ही चाहिए और ऑक्सीजन ही चाहिए। आप कार्बन और ऑक्सीजन के साथ वाटर नहीं बना सकते, आप सल्फर और ऑक्सीजन के साथ वाटर नहीं बना सकते। तो अगर आपको वाटर बनाना है तो, या आपको कहीं से भी वाटर मिलता है, तो हमेशा उसके अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइंड मिलेंगे। यानी कि जब भी कोई एक कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर उसके एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं और उन एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं लॉ क्या कह रहा है। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये दो बातें हैं जिन पे आपको खास ध्यान देना है। जब भी कोई कंपाउंड बनता है, कंपाउंड में दो एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स होते हैं, दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं और उनके मासेस का रेशियो जो होता है वो फिक्स्ड होता है। अब क्या इसमें कोई ड्रॉबैक है? क्या इसमें कोई ड्रॉबैक है? हाँ भाई, ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि जब भी आप आइसोटोप्स के बारे में जानते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिनके मासेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स वो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के जिनके मासेस अलग अलग हैं। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का, मैं बता देती हूँ आपको, ऑक्सीजन का आइसोटोप 17 भी होता है, 16 भी होता है, 17 भी होता है, 18 भी होता है। ठीक है, तो अब हर बार हमको अगर मास रेशियो फिक्स रखना है तो एक ही आइसोटोप लेना पड़ेगा, आइसोटोप चेंज नहीं करने। यहाँ पे 16 वाला ले लें या 17 वाला ले लें, तो वहाँ 18 वाला ले लें, तो रेशियो अलग हो जाएगा। इसके अंदर रेशियो 1:9 आएगा, इसके अंदर 2:17 आएगा, और इसके अंदर 1:8 आएगा। तो हमें सेम आइसोटोप के एटम्स लेने हैं। आइसोटोप यानी कि ऐसे एटम्स, एक एलिमेंट के अलग अलग मास वाले एटम्स। ठीक है, चलो एक तो ये हो गई इसकी ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि सेम फॉर्मूला यानी कि सेम रेशियो में कुछ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। जैसे एक कंपाउंड है CH3OCH3, ईथर है ये, और एक कंपाउंड है C2H5OH, ये अल्कोहल है। देखो कितने कार्बन? 6 कार्बन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। मैंने क्या लिख दिया? 6 कार्बन, 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, नीचे वाले कंपाउंड में देखो, ये है ईथर, है ना, और ये है अल्कोहल। इसके अंदर कितने कार्बन? 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 5 और 1 ये 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो जहां पर इस तरीके का चीजें होती हैं वहां पर एक कंपाउंड नहीं बनता, ऑल्दो इनके जो एलिमेंट्स हैं वहां पर सेम प्रोपोर्शन बाय मास है तब भी। क्या कह रहे हैं? क्लास की टाइमिंग्स होती है, केमिस्ट्री क्लास होती है 4 बजे से 5:15 बजे तक। अभी मैंने थोड़ी एक्सटेंड कर दी, मैं चाह रही थी ख़त्म करा दूं। मैम इस बैच की टाइमिंग का क्या है? 3 सब्जेक्ट के लिए इतने ऐसे क्लासेस रहेंगी? 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन पे नहीं होते शुभम। केमिस्ट्री मंडे वेंसडे फ्राइडे होता है और फिजिक्स एंड बायोलॉजी ट्यूसडे TTS में होता है। ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो 4 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, 4 से 5:15 पहले एक क्लास होती है और फिर दूसरी क्लास उसको फॉलो करती है। ठीक है बेटा, पियर्सन में फिर सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप रेफर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है बट सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी पियर्सन में। ठीक है, पियर्सन में, सॉरी। तो पियर्सन आपको NSCGS के लिए NCERT रेफर करनी है 11th और 12th की। NCERT मेन है 11th और 12th की, अलॉन्ग विद 8, 9, 10th 11th और 12th की NCERT आपको रेफर करनी ही है, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। और NCERT को एक्सप्लेन करें जो बुक जो आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो
हाँ थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स श्रेयांश, है ना, ज्यादा नहीं, सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या पूछ रहे हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है? गौरव क्या पूछ रहे हैं आप? थोड़ा क्लियरली लिखिए तो मैं आपका डाउट सॉल्व कर पाऊंगी। ठीक है, चलिए तो इस पे अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फिर हम उसके बाद अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। ओके, सी इज अ कंपाउंड, सी एक कंपाउंड है एंड 30 grams of C on analysis gives 10 grams of A and 20 grams of B. अगर एक कंपाउंड है तो उसके अंदर दो एलिमेंट्स का रेशियो जो है वो फिक्स्ड होना ही चाहिए। एक कंपाउंड है तो उसके अंदर जो दो एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा जितने भी एलिमेंट्स कंबाइंड है उनका रेशियो जो है वो फिक्स्ड होना ही चाहिए। करेक्ट, यही बात करी थी हमने। तो कंपाउंड सी जो है हमने लिया और इसके अंदर 30 ग्राम्स कंपाउंड, हम सी लिख लेना, कंपाउंड क्यों, इस सी के अंदर 30 ग्राम्स सी के अंदर हमको क्या मिला, ए मिला और बी मिला, 10 ग्राम्स ए मिला और 20 ग्राम्स बी मिला। ठीक है, यही कह रहा है पहला पार्ट, मतलब ये कंपाउंड है उसके अंदर रेशियो है 10:20 का। इफ 15 grams of A reacts with 50 grams of B, अब चलो इसको उल्टा देख ले क्या कह रहा है। अब सेकंड बात में क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, सेकंड कंपाउंड, सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन आपको दे दी कि 15 grams A 50 grams B के साथ रिएक्शन करके कितना C बनाएगा, कितना कंपाउंड सी बनाएगा। ठीक है, सो दे आर आस्किंग यू कि किस रेशियो में ये कंबाइन होंगे सी बनाने के लिए। तो अब आप यहां देखिए 10 ग्राम्स ए कंबाइंस विद 20 ग्राम्स बी, 10 grams A combines with 20 gram B. तो 15 grams of A is going to combine with how much gram of B? 20/10 into 15, तो 10 ये कट गया तो अपने को मिला 30 grams of B यूज होगा। ठीक है, 30 grams of B यूज होगा। तो यहां पे 15 grams A 30 ग्राम्स B के साथ कंबाइन होके कितना C बनाएगा। अब देख लो आप यहाँ 10 ग्राम्स A 30 ग्राम C बनाता है तो 15 ग्राम्स A कितना बनाएगा, 45 ग्राम्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 45 ग्राम्स ऑफ B। अब इस क्वेश्चन में ये समझ में आ गया ना, 10 ग्राम्स A 30 ग्राम्स C बनाता है तो 15 ग्राम्स A 45 ग्राम्स ऑफ C बनाएगा, प्रोडक्ट C बनाएगा। अब इस क्वेश्चन का एक्सटेंशन ऐसे भी हो सकता था कि आपसे पूछ लेते कि कितना रेसिडुअल पोर्शन बनेगा, राइट, कितना रेसिड्यू बचेगा। तो अब यहाँ B का रेसिड्यू बचेगा कितना, 20 ग्राम्स। इसीलिए मैंने आपको ये वाला पोर्शन भी सॉल्व करके दिखा दिया है कि 20 ग्राम B अनयूज्ड रह जाएगा। ठीक है, 15 ग्राम A 30 ग्राम, 50 ग्राम दिया गया था आपको B, उसमें से सिर्फ 30 ग्राम्स यूज करेगा क्योंकि इनके कंबाइनिंग का रेशियो था 1:2 का। तो 15 ग्राम्स 30 ग्राम्स, 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स के साथ कंबाइन हो रहा है तो 15 ग्राम्स 30 ग्राम्स के साथ कंबाइन होगा। 30 ग्राम्स यूज अप कर लेगा, 50 में से सिर्फ 20 ग्राम्स बचेगा। ठीक है, ये एक पार्ट था। दूसरा पार्ट 15 ग्राम्स A 10 ग्राम्स A 30 ग्राम्स C बना रहा है तो 15 ग्राम्स A 45 ग्राम्स ऑफ B बनाएगा। तो ये क्वेश्चन में तो आपसे सिर्फ 45 ग्राम्स ऑफ B पूछा गया था, मैंने आपसे उसका एक एक्सटेंशन भी बता दिया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, थैंक यू क्लास। In the next class we will be carrying on with the laws of conservation, laws of chemical combination, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।